आज हम सिर्फ एक ही विचार का विशेषण आपके सामने रखेंगे और इस विचार का नाम है अमेरिका, या आप ये भी कह सकते हैं कि इसका नाम है द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम। दुनिया भर में अमेरिका एक विचारधारा की तरह लोगों के दिल और दिमाग में रहता है। अमेरिका किसी के लिए विनाश का दूसरा नाम है तो किसी के लिए उम्मीदों को सच करने वाला देश है, किसी के लिए सबसे पुराना और मजबूत लोकतंत्र है तो किसी के लिए एक ऐसा सैनिक तानाशाह है जो दूसरे देशों में घुसकर भी सैनिक कार्रवाई कर सकता है। कोई मानता है कि अमेरिका उसकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, तो लोग ये भी कहते हैं कि अमेरिका उनके संसाधनों को लूट रहा है। पर इन सब के बावजूद कुल मिलाकर पूरी दुनिया में अमेरिका की एक सुपर पावर वाली छवि आज भी है। वहां के राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता है और आज उसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन शपथ ले रहे हैं। उनके साथ भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी और आज हम अमेरिका के इस नए अध्याय का आपके लिए सरल भाषा में विश्लेषण करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि 6 जनवरी को अमेरिका की संसद में जो हिंसा हुई और जैसे डर के माहौल में आज का यह शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, क्या उसके बाद भी अमेरिका दुनिया को लोकतंत्र का लेक्चर दे पाएगा? मानवाधिकारों की जांच के लिए दुनिया भर में अपने ऑब्जर्वर्स भेज पाएगा? क्या अमेरिका की सॉफ्ट पावर के लिए भारत जैसे देश कड़ी चुनौती बन गए हैं? और क्या वाकई में कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने से भारत को कुछ फायदा मिलेगा? इसके अलावा आज हम अमेरिका के लिबरल चरित्र में धर्म, संस्कृति और सेना के सम्मान की मात्रा का भी डीएनए टेस्ट करेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि दुनिया भर में धार्मिक आजादी का प्रमाण पत्र बांटने वाले अमेरिका में धर्म और सेना का दखल कितना ज्यादा है। और इस दौरान हमारे साथ हमारे कुछ एक्सपर्ट्स रहेंगे, शानदार तस्वीरें होंगी, भव्य तस्वीरें होंगी, सीधा प्रसारण होगा, लेडी गागा और जेनिफर लोपेज का परफॉर्मेंस होगा और डीएनए का विश्लेषण होगा। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से इस शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण अब शुरू हो चुका है और सबसे पहले आज हम आपको हेडलाइंस नहीं दिखा रहे हैं, सीधे आपको वहीं लेकर जा रहे हैं। तो वॉशिंगटन डीसी से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और आज डीएनए के दौरान आप लगातार ये सीधी तस्वीरें देखते रहेंगे। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, उनका विश्लेषण भी साथ साथ चलता रहेगा जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स हमारी मदद करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन जाएंगे और इस अंतर्राष्ट्रीय कवरेज की शुरुआत हम एक ऐसी तस्वीर से आज कर रहे हैं जो दुनिया ने इससे पहले शायद कभी नहीं देखी। आज जो बाइडेन ने वॉशिंगटन डीसी आने से पहले अपनी कर्मभूमि डेलावेयर में एक भावुक भाषण दिया। बहुत इमोशनल हो गए और भाषण देते समय कई बार उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। असल में 34 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद जब कोई व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचता है तो उसके लिए अपनी भावनाओं पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है और यही आज जो बाइडेन के साथ हुआ। वर्ष 1987 से अब तक जो बाइडेन ने 3 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने की कोशिश की है और अब कहीं जाकर वर्ष 2021 में उनका यह सपना पूरा हुआ है। इसलिए आज जो बाइडेन अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा कि उनके जीवन में डेलावेयर का स्थान हमेशा सबसे अलग रहेगा और जब उनका निधन होगा तब भी उनके दिल पर डेलावेयर का नाम ही लिखा होगा। अक्सर नेताओं पर उनकी सच्ची भावनाओं को छुपाने के आरोप लगते हैं, लेकिन आज जो बाइडेन ने अमेरिका के 32 करोड़ लोगों के सामने अपने असली इमोशंस दिखाए हैं और इसलिए वहां के लोगों ने भी उन पर पूरा भरोसा किया है। अब हम आपको अमेरिका के चरित्र का एक ऐसा पक्ष बताना चाहते हैं जिसमें धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा दिखाई देता है। अमेरिका का मीडिया दुनिया के दूसरे देशों को लोकतंत्र और धर्म को अलग अलग रखने पर हमेशा लेक्चर देता है और मीडिया ही क्या, अमेरिका के नेता, अमेरिका की सरकार
पूरी दुनिया को यही लेक्चर देते हुए आए हैं। लेकिन आज अमेरिका के नए राष्ट्रपति की इनॉग्रेशन सेरेमनी में कई धार्मिक परंपराओं का पालन किया जा रहा है। और आज ये सारी तस्वीरें दिखाने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप आज की इस सेरेमनी की तुलना भारत से करके देखिए। भारत में जब प्रधानमंत्री अपनी शपथ लेता है, जब प्रधानमंत्री और कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह होता है, और अमेरिका में जब होता है, तो दोनों में क्या क्या समानताएं आपको दिख रही हैं और क्या क्या अंतर आपको दिख रहे हैं, आप अभी से इन पर नजर रखिएगा। Lord Jesus, you intercede for us with your Father. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sin, and bring us to ever. और अब से थोड़ी देर पहले जो बाइडेन वॉशिंगटन के सेंट मैथ्यूज चर्च पहुंचे और उनके साथ कई सांसद और नेता भी मौजूद थे। उनसे पहले जॉन एफ कैनेडी भी यहां आ चुके हैं और जो बाइडेन इसी चर्च में आने वाले अमेरिका के इतिहास में दूसरे राष्ट्रपति हैं। वैसे अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति शपथ ग्रहण से पहले अक्सर वॉशिंगटन के ही सेंट जॉन्स चर्च जाते हैं, जिसे चर्च ऑफ द प्रेसिडेंट्स भी कहा जाता है। यानी अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए एक खास चर्च भी है जहां ज्यादातर हर राष्ट्रपति पहले जाता है। वर्ष 1816 में इस चर्च का निर्माण हुआ था और इसके बाद के लगभग सभी राष्ट्रपति कम से कम एक बार इस चर्च में जरूर गए हैं। भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए कोई विशेष चर्च होने की बात सोची भी नहीं जा सकती, कोई विशेष मंदिर होने की बात सोची भी नहीं जा सकती। लेकिन अमेरिका की राजनीतिक परंपराओं में धर्म का एक बहुत ही विशेष स्थान है और ये एक ऐसा पॉइंट है जो शायद दुनिया भर के लोगों से और हमारे देश के लोगों से भी छूट गया। अब से थोड़ी देर बाद आज के शपथ ग्रहण की शुरुआत भी एक धार्मिक अनुष्ठान से ही होगी। वहां पर एक धर्मगुरु भगवान की पूजा करेंगे और उनसे शक्ति और आशीर्वाद मांगेंगे। अमेरिका को दुनिया का सबसे आधुनिक, समृद्ध और उदार समाज माना जाता है, लिबरल माना जाता है, लेकिन वहां की राजनीति में धर्म का इतना ज्यादा प्रभाव होना काफी हैरान करने वाला है। इसके बाद जो बाइडेन अपने परिवार की 127 वर्ष पुरानी बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेंगे। जब कोई एक परिवार अपनी धार्मिक पुस्तक को इतने वर्षों तक संभाल कर रखता है तो उससे आपको यह पता चलता है कि उनके विचारों में धर्म का स्थान कितना महत्वपूर्ण है। और इस कार्यक्रम के अंत में भी एक धर्मगुरु अमेरिका के नए राष्ट्रपति को अपना आशीर्वाद देंगे। यह भी एक परंपरा है। भारत में संवैधानिक पद पर बैठे लोग संविधान और ईश्वर की शपथ लेते हैं, जबकि अमेरिका में बाइबल पर हाथ रखकर ईश्वर की शपथ ली जाती है। और भारत में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में ऐसे किसी धार्मिक अनुष्ठान की कल्पना भी नहीं की जा सकती जैसी कि अमेरिका में होती है। तो आज हम आपको भारत और अमेरिका में राष्ट्रीय अध्यक्ष जब शपथ लेते हैं तो उसमें फर्क क्या है वो आपको दिखाते हैं। आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं, भारत में जब प्रधानमंत्री या मंत्री शपथ लेते हैं तो वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं आई, फिर उनका नाम होता है, स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टेब्लिश्ड। संविधान की शपथ लेते हैं, यहां यह कहा जाता है। लेकिन अमेरिका में क्या कहा जाता है वो भी आप देख लीजिए। अमेरिका में I do swear or affirm that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States. ये शपथ ली जाती है। लेकिन यहां फर्क यह है कि जब राष्ट्रपति अमेरिका का शपथ लेता है तो वो अपना बायां हाथ उठाता है और उसके बाद बाइबल पर हाथ रखकर, अपना बायां हाथ बाइबल पर हाथ रखकर राष्ट्रपति ये शपथ लेता है। लेकिन क्या भारत में आप ऐसी शपथ ले सकते हैं? क्या भारत में शपथ लेने से पहले कोई ऐसा मंदिर, मस्जिद या चर्च, गुरुद्वारा है जहां पर हर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जाता हो? यह फर्क है दोनों लोकतांत्रिक देशों में।
आज की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरों में एक वॉशिंगटन डीसी से भी आई है। वहां पर इस समय अमेरिका की सेना के 25,000 सैनिक लेटेस्ट और सबसे घातक हथियारों के साथ तैनात हैं। इस समय इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका के लगभग 5,000 सैनिक मौजूद हैं। इराक और अफगानिस्तान में मिलाकर अमेरिका के 5,000 सैनिक मौजूद हैं, तैनात हैं, और उससे भी 5 गुना ज्यादा सैनिक अमेरिका की अपनी राजधानी में आज के शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैनात किए गए हैं। हालांकि आज अमेरिका को किसी दूसरे देश से नहीं बल्कि अपने ही लोगों से डर है, और अक्सर अमेरिका की सेना दुनिया के दूसरे देशों में लोकतंत्र की बहाली के लिए जाती है, तैनात की जाती है। लेकिन इन तस्वीरों के बाद अब अमेरिका को अपने लोकतंत्र की ताकत का गुणगान बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहां पर समझने वाली बात यह है, जो हमने आपको बताया, ये एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है। अफगानिस्तान और इराक जैसे देशों में अमेरिका को 5,000 सैनिक लगाने पड़े हैं जो इस समय वहां तैनात हैं, और अपने ही देश की राजधानी में 25,000 सैनिक उन्हें लगाने पड़ रहे हैं ताकि उनके अपने देश में लोकतांत्रिक तरीके से ये शपथ ग्रहण समारोह ठीक ठाक तरीके से, किसी तरीके से इसका आयोजन हो जाए। कितनी बड़ी विडंबना है। और जैसा हमने आपको बताया था कि हमारे साथ आज कुछ एक्सपर्ट्स रहेंगे जो कि आपको बहुत सरल भाषा में इसका मतलब आज समझाएंगे, जो कुछ भी वहां हो रहा है, भारत पर उसका क्या असर होगा। तो अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत श्री अरुण कुमार सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस विश्लेषण में हमारी मदद करेंगे। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और आप तो अमेरिकन सिस्टम को, वहां के प्रशासन को, वहां की प्रणाली को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। आप हमारे राजदूत वहां पर रह चुके हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को, जो भारत में बैठकर इस पूरी शपथ ग्रहण समारोह को देख रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा विश्लेषण कीजिए कि आप इसे किस तरीके से देखते हैं। अमेरिका में तो ये एक नए अध्याय की शुरुआत है, लेकिन हम भारतीयों के लिए भी क्या ये एक नए अध्याय की शुरुआत है? इससे पहले 2016 में जब हमने ये सब देखा था, ना तो आज 2016 का भारत है और ना 2016 का अमेरिका है। अमेरिका 2016 से कमजोर हो चुका है, भारत 2016 से अब 2021 में कहीं मजबूत हो चुका है। एक तरह से नए अध्याय की शुरुआत जरूर है, लेकिन हमको ये भी ध्यान में रखना है कि अभी जो लोग सरकार में आ रहे हैं, जिसको बाइडेन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन कहा जा रहा है, उसमें कई लोग ऐसे थे जो ओबामा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान वहां सरकार में थे 2009 और 2016 के बीच, और उस समय जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे, उस समय भी अमेरिका ने भारत की काफी सहायता की थी। प्रेसिडेंट ओबामा 2 बार भारत आए थे, उसके पहले किसी भी राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया था, यूएस के राष्ट्रपति ने। जो बाइडेन इंडिया आए थे 2013 उपराष्ट्रपति के रूप में। अमेरिका ने उस समय कहा था कि भारत की को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप के लिए सपोर्ट करेंगे। भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का स्टेटस भी दिया गया था। तो इस तरह मुझे कॉन्फिडेंस है कि उस समय जो हमारा एक्सपीरियंस रहा था, उसको देखते हुए कि अब जो लोग सरकार में आए हैं, वो लोग इस रिश्ते को और आगे बढ़ाना चाहिए। और आपने जैसा कहा कि अमेरिका की स्थिति में कुछ चैलेंजेस हैं, वहाँ पैंडेमिक का बहुत असर रहा है, इकोनॉमिक सिचुएशन पर भी असर रहा है, चाइना आगे को बढ़ा है, इसलिए अमेरिका को भी जरूरत है कि कुछ पार्टनर्स रहें उनके साथ, खासकर एशिया में, जिससे उनकी स्थिति मजबूत हो सके। तो इंडिया के साथ जो रिश्ते हैं वो इसको इस दृष्टिकोण से भी देखते हैं। जी अरुण जी, जब पिछली बार 2016 में वहां नए राष्ट्रपति आए थे, वो बिल्कुल आउटसाइडर थे, डोनाल्ड ट्रंप एकदम आउटसाइडर थे, और इस बार जो नए राष्ट्रपति आए हैं वो टोटली इनसाइडर हैं। और 2016 में तो आपने भी बहुत करीब से देखा था, तब में और अब में आप क्या बड़ा अंतर देखते हैं? देखिए, एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपने को आउटसाइडर कहते थे, वो एक उनकी राजनीतिक दांव पेच थी, क्योंकि पॉलिटिकल आउटसाइडर जरूर थे, पर वो इकोनॉमिक सिस्टम के बिल्कुल अंदर थे,
वो एक रियल स्टेट के बैरन थे, मैग्नेट थे, और न्यूयॉर्क में काफी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, पॉलिटिशियंस के साथ इन्वॉल्व थे। और वो कहते थे कि वॉशिंगटन आके जो वहाँ का स्वैम्प है उसको हम बिल्कुल खाली कर देंगे, लेकिन जिस तरह की उनकी बाद में एक्टिविटी हुई वो स्वैम्प तो बढ़ता ही रहा। तो एक राजनीतिक दांव पेच था। उसके पहले भी आप देखेंगे जब प्रेसिडेंट ओबामा इलेक्ट हुए थे तो उस समय वो 2 साल के लिए ही सेनेटर थे, तो एक तरह से वो भी आउटसाइडर माने जा सकते थे। तो अभी जरूर ये जो बाइडेन इनसाइडर कहे जा सकते हैं, 30 साल से ज्यादा वो सेनेट में रहे हैं, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान जो अमेरिका का एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है, उसको देखते हुए ज्यादातर लोग चाहते हैं कि कोई ऐसी सरकार अब आए जो स्थिति में थोड़ा संतुलन आए। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजंस काफी विम्सिकल होते थे, बिल्कुल अपने उनके मन में जो आता था उस आधार पे करते थे, इंटर एजेंसी प्रोसेस के आधार पे नहीं करते थे। तो एक तरफ से जनवरी पिछले साल तक अमेरिका की आर्थिक स्थिति जरूर अच्छी रही थी, उसके बाद पैंडेमिक के कारण थोड़ी खराब हो गई है, लेकिन अमेरिका के एलाइज, पार्टनर्स, यूरोप में उनके जो एलाइज थे वो उनसे कुछ अलग हो गए थे। अभी अभी आपने देखा कि यहाँ से जो बाइडेन की टीम थी उन्होंने कहा कि वो यूरोप के साथ मिलकर चीन के खिलाफ काम करना चाहते हैं, लेकिन यूरोप के सरकार खासकर जर्मनी आगे बढ़कर चीन के साथ उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट कर लिया है। इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के कुछ डिसीजंस थे जिसकी वजह से अलायंसेस और अमेरिका की जो शक्ति है उसमें कमी जरूर आई है। जी अरुण जी, जो भारतीय लोग हैं या भारत सरकार है, वो जो मुझे लगता है उसके 3 बहुत बड़े सरोकार हैं। पहली बात, चीन को लेकर अमेरिका अब हमारा साथ देगा या नहीं देगा जो बाइडेन के आने के बाद। दूसरी बात, कमला हैरिस को कहा जाता है कि इंडियन ओरिजिन की हैं, तो क्या उसकी वजह से हमें कुछ विशेष डिस्काउंट मिलेंगे, क्या हमारे प्रति कुछ उनकी नीतियां बदलेंगी। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर क्या उनकी नीतियां पहले जैसी ही चलती रहेंगी, और हमारे व्यापारिक संबंध जो हैं क्या वो पहले से बेहतर होंगे, जैसे H1B वीजाज का मामला होता है, हमारे दूसरे प्रोफेशनल्स वहां काम कर रहे हैं, और हमारे व्यापारिक संबंध, इन पर आप कोई बहुत भारी असर देखते हैं या आपको लगता है कि पुरानी विदेश नीति ही चलेगी? देखिए, जहां तक चीन का संबंध है, अब अमेरिका में एक बाईपार्टिजन कंसेंसस ये है कि चीन अमेरिका के लिए एक चैलेंज है, और वो अमेरिका की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है उसको कम करना चाहता है। और चीन से एक इकोनॉमिक चैलेंज है, टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है, मिलिट्री चैलेंज है। तो जो बाइडेन की सरकार भी वही करेगी जो ट्रंप सरकार कर रही थी चीन के खिलाफ, खासकर ट्रेड इश्यूज पे, और टेक्नोलॉजी चीन को न मिले उसके लिए जो वो एक्शन ले रहे थे। तो वो सिलसिला जरूर चलेगा। जहां तक भारतीय मूल के होने की बात है, तो एक फीलिंग जरूर होती है, एक सेंटिमेंट होता है, और कमला हैरिस ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया है कि उनकी माँ भारत से थी, उनके ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ थे, और बड़े पॉजिटिवली उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। लेकिन हमको ध्यान में रखना है कि उन लोगों की पॉलिटिक्स अमेरिका की पॉलिटिक्स है, और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वो अमेरिकन इंटरेस्ट को देख के आगे बढ़ाएंगे, और जहां तक अमेरिकन और इंडियन इंटरेस्ट में कन्वर्जेंस होगा वहां सर्टनली हम उनका फायदा उठा सकते हैं। और जहां तक कश्मीर या पाकिस्तान की बात है, वहां पे जरूर वो इस बात को देखेंगे कि भारत के साथ स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो कन्वर्जेंस है उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। कुछ विषयों पे हो सकता है कि हमारे बीच मतभेद हो, लेकिन बाइडेन सरकार में जो लोग आ रहे हैं उन्होंने कई बार कहा है कि जो भी भारत और अमेरिका के बीच मतभेद है उनको हम दोस्तों के बीच जैसे बात होती है उस तरह बातचीत करके सुलझा लेंगे। और कल ही कुछ जो लोग बाइडेन सरकार में आ रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उनकी हियरिंग हुई थी, और उस हियरिंग में उन लोगों ने बार बार दोहराया कि भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। जी, आपसे आखिरी सवाल, आप एक डिप्लोमेट के तौर पर पूरी दुनिया में बड़े बड़े देशों में काम कर चुके हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ आपने काम किया है। अगर आप अपनी दृष्टि से देखें, मान लीजिए आज आप एक सर्विंग डिप्लोमेट होते और आप अमेरिका में ही होते, तो आप
ट्रंप प्रशासन के साथ एंगेज करने में आपको ज्यादा आसानी होती, या जो बाइडेन के प्रशासन के साथ आपको लगता है कि आपको ज्यादा आसानी होती? और अगर आप होते तो किस तरीके से आप अपने अंदर बदलाव लाते कि अब समय बदल चुका है, प्रशासन बदल चुका है? देखिए, हमारी कोशिश हमेशा ये रही है कि कोई भी प्रशासन हो उसके साथ हम रिश्ते आगे बढ़ाएं, और 2000 से चल रहा है। 2000 में बिल क्लिंटन ने इन रिश्तों को एक नया मोड़ दिया था। 2000 में भारत के विजिट पे आए थे, जो काफी सफल विजिट रहा था। उसके बाद जॉर्ज बुश, रिपब्लिकन सरकार, उन्होंने इस रिलेशनशिप को बहुत आगे बढ़ाया और सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया। जब प्रेसिडेंट ओबामा चुनकर आए तो लोग सोच रहे थे कि पता नहीं इस समय रिश्ते आगे बढ़ पाए या नहीं, क्योंकि सेनेटर के रूप में उन्होंने सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट को अपोज किया था। अक्टूबर 2008 में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि कश्मीर के एक मसले पर एक स्पेशल एनवॉय की नियुक्ति करेगी, और भारत ने उसका विरोध किया था। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद और लोगों की कोशिशों के कारण उनके कार्यकाल के दौरान भी रिश्ते आगे बढ़े। फिर जब ट्रंप सरकार आई तो लोग नहीं जानते थे कि ट्रंप किस तरह से इस रिश्ते को देखेंगे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, राजनीति में वो उतना इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान भी रिश्ते आगे बढ़े। तो हमारी कोशिश ये रहती है, भारतीय सरकार की और डिप्लोमैट की, सरकार कोई भी हो अमेरिका में, उनके साथ हम कन्वर्जेंस को देखते हुए रिश्ते को आगे बढ़ाएं। और अमेरिका में भी मैंने नोटिस किया है कि न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन कांग्रेस में भी, डेमोक्रेट्स में, रिपब्लिकन्स में, थिंक टैंक्स में, बिजनेस में, लोग ये मानते हैं कि आज की जो स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें भारत के साथ मिलकर काम करना है और आगे बढ़ना है। जी अरुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका समय बहुत कीमती है और आपने अपना इतना समय हमें दिया, हमारे दर्शकों को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपका बहुत बहुत अच्छा विश्लेषण था, सरल भाषा में। उम्मीद करता हूं हमारे सब दर्शकों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। तो आज पहले तो हम आपको ये बता दें, सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं हमारे साथ, और इस दौरान जो बाकी के पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो धीरे धीरे अब वहां पहुंचने शुरू हो गए हैं। आप इस समय बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन को देख रहे हैं। दोनों पति पत्नी वहां पर पहुंचे हैं परंपरा के अनुसार। बराक ओबामा अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए, और जॉर्ज बुश भी अपनी पत्नी के साथ पहुंच चुके हैं। एक ही पूर्व राष्ट्रपति आज मिसिंग हैं और उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को आना चाहिए था परंपरा के हिसाब से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए। तो आज ये समझने का भी दिन है कि 2016 के बाद ये अब तक हमारे देश में और अमेरिका में क्या क्या बदल चुका है। और आप जब ये समझेंगे तो पता चलेगा कि ये ना तो 2016 का अमेरिका है और ना ही ये 2016 का भारत है। दोनों ही देश अब बदल चुके हैं, और कैसे बदले हैं हम आपको इस चित्र के जरिए समझाएंगे। 2016 में अमेरिका काफी बड़ा और शक्तिशाली था, लेकिन अब अमेरिका सिकुड़ चुका है, कमजोर हुआ है पहले से, उसकी ताकत काफी कम हुई है, उसकी सॉफ्ट पावर कम हुई है। लेकिन जब आप भारत को देखेंगे तो भारत की ताकत 2016 के मुकाबले अब 2021 में बढ़ी है, और दुनिया भर में भारत को देखने का नजरिया बदल चुका है। यानी भारत भी अब दुनिया की शक्ति का एक ध्रुव बन चुका है। अमेरिका छोटा हुआ है 2016 के बाद से, भारत बड़ा हुआ है। यह फर्क आया है 2016 में और 2021 में। इसलिए भारत के साथ अच्छे संबंध रखना 2016 में हो सकता है अमेरिका के लिए विकल्प के तौर पर रहा होगा, वैकल्पिक होगा, लेकिन आज भारत इतना आगे बढ़ चुका है कि भारत के साथ संबंध बेहतर करना अमेरिका की एक मजबूरी बन गई है, क्योंकि आजकल अमेरिका के बुरे दिन चल रहे हैं। और यह बदलाव कैसे आया यह भी आप देखिए। इसे आपको कुछ चुनौतियों के जरिए समझना होगा। देखिए, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अमेरिका पूरी तरह फेल हो गया। अमेरिका की पोल खुल गई। एक सुपर पावर के तौर पर अमेरिका अंदर से कितना खोखला है, कोरोना वायरस ने बता दिया। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जो अविश्वास का माहौल पैदा हुआ, उसने अमेरिका की एक लोकतंत्र के तौर पर साख को दुनिया भर में गिरा दिया, और लोकतंत्र के चैंपियन वाली छवि उसकी पोल खुल गई। यही नहीं, इससे दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र सबसे कमजोर कड़ी साबित हुआ, और इसने अमेरिका के नकली लिबरलिज्म की भी पोल खोलकर रख दी।
लेकिन यही चुनौतियां जब भारत के सामने आई तो उसने एक बड़े और भरोसेमंद प्लेयर की भूमिका निभाई। भारत कोरोना वायरस के खिलाफ निर्णायक जंग में सफल रहा और सीमित संसाधनों के बावजूद भारत ने पश्चिम के बड़े बड़े देशों से ज्यादा बेहतर मुकाबला किया कोरोना वायरस से। और अमेरिका से तो भारत बहुत आगे था कोरोना वायरस के अपने रिस्पॉन्स को लेकर। 2016 से 2021 के बीच भारत का लोकतंत्र और मजबूत हुआ। 2019 में भारत में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए और सबसे अहम, हमारे देश में अमेरिका की तरह हार और जीत पर कभी भी इस तरह का ना विवाद हुआ ना हिंसा हुई। 2016 का भारत 2021 में नए भारत का रूप ले चुका है और प्रगति के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोरोना वायरस की वैक्सीन। भारत आज आगे बढ़कर अपने पड़ोसी देशों को भी मुफ्त में यह वैक्सीन देने का काम कर रहा है। कोरोना वायरस के दौरान भारत ने और बाकी अपने पड़ोसी देशों की बहुत मदद की है। 2016 से 21 में क्या बदला, अगर हम इसे आपको एक लाइन में बताएं तो आज अमेरिका के लिए भारत से रिश्तों को मजबूत करना विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी है। यह फर्क आया, ये जो शब्द था विकल्प, यह मजबूरी में बदल गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये 2016 का अमेरिका नहीं है? इसे कुछ तस्वीरों के जरिए देखिए। अमेरिका में हर बार राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के लिए 2 लाख टिकटें वितरित होती हैं, लेकिन इस बार सिर्फ 1000 लोगों को ही टिकटें दी गई हैं और ये भी आम लोग नहीं हैं। और इसकी 2 बड़ी वजहें हैं। एक है कोरोना वायरस, जिसके खिलाफ लड़ाई में अमेरिका पहले ही बुरी तरह हार चुका है, और दूसरा कारण है पिछले दिनों अमेरिकी संसद में ट्रंप समर्थकों द्वारा की गई हिंसा, जो कि इतना हैरान करने वाली थी कि पूरी दुनिया हैरान हो गई देखकर। लोगों की कमी को इस बार झंडों से पूरा किया गया है। कैपिटल हिल के बाहर 2 लाख अमेरिकी झंडे लगाए गए हैं और ये झंडे आम लोगों की कमी को पूरा करेंगे। लेकिन आपको याद होगा 2009 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का इनॉग्रेशन डे था और तब लाखों लोग इन्हीं झंडों को लेकर खुद वहां पर मौजूद थे, लहरा रहे थे झंडे अपने हाथों में लेकर। पुरानी तस्वीर देखिए, जब 2009 में बराक ओबामा आए थे इसी मैदान पर, कैसे ये मैदान खचाखच भरा हुआ था। और एक आज की तस्वीर देखिए, सिर्फ 12 साल का अंतर है। ये अमेरिका का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस बार के इनॉग्रेशन डे में झंडे लहराने के लिए भी लोग मौजूद नहीं हैं और 25,000 सैनिक वहां पर तैनात किए गए हैं, यानी आम जनता से भी ज्यादा संख्या वहां सैनिकों की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2009 में ओबामा के इनॉग्रेशन डे में 18 लाख लोग शामिल हुए थे, 18 लाख। फिर 2017 में जब ट्रंप ने राष्ट्रपति के पद की शपथ ली तब 6 लाख लोग इसका हिस्सा बने थे और इस बार तो ये संख्या सिर्फ 1000 रह गई है। अब हम आपको एक ऐसी कविता सुनाना चाहते हैं जो अब से थोड़ी देर के बाद शपथ ग्रहण समारोह में पढ़ी जाएगी और इसे अमांडा गोरमैन ने लिखा है और इस कविता का नाम है द हिल वी क्लाइंब। और हिंदी में हमने इसको ट्रांसलेट आपके लिए किया है। उन्होंने लिखा है, हमने ऐसी शक्ति देखी जो हमारे देश को जोड़ने की जगह तोड़ रही है। ये लोकतंत्र की रफ्तार को रोककर हमारे देश को नष्ट कर देगी और यह प्रयास काफी हद तक कामयाब हो गया है। लोकतंत्र को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है लेकिन इसे हमेशा के लिए पराजित नहीं किया जा सकता। हम इसी सत्य पर विश्वास करते हैं, जब तक हमारी भविष्य पर नजरें हैं, इतिहास की नजरें हम पर हैं। यह कविता अमेरिका में लोकतंत्र के प्रति विश्वास को दिखाती है। लेकिन आज जिस स्थान पर जो बाइडेन शपथ लेने वाले हैं, उसी स्थान पर 6 जनवरी को अमेरिका के कुछ नागरिकों ने हिंसा की थी और तब दुनिया को इस सच का पता चला था कि अमेरिका में लोकतंत्र असल में अंदर से कितना कमजोर हो चुका है। सीधी तस्वीरें जब हम आपको अपना विश्लेषण दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें लाइव टेलीकास्ट कैपिटल हिल से आपकी स्क्रीन पर लगातार आ रहा है। धीरे धीरे सारे पूर्व राष्ट्रपति वहां पर पहुंच गए हैं जिन्हें वहां पर आना था और तस्वीरें आप सीधे इस समय वहीं से देख रहे हैं। अब हम आपको इसी समारोह की वो 10 बड़ी बातें बताना चाहते हैं जो शायद आपको पता नहीं होंगी लेकिन दिलचस्प बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो बाइडेन अमेरिका के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति हैं। उनकी उम्र इस समय 78 वर्ष है और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का 70 वर्ष की उम्र में शपथ लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अमेरिका के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे थियोडोर रूजवेल्ट, जिनकी उम्र राष्ट्रपति बनने के समय सिर्फ 42 साल थी।
जो बाइडेन ने अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति चुनाव में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं। उन्हें कुल मिलाकर 8 करोड़ 10 लाख वोट मिले। जो बाइडेन ने बराक ओबामा का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्हें वर्ष 2008 के चुनाव में 6 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे। जो बाइडेन अमेरिका के 7वें उपराष्ट्रपति हैं जो आगे चलकर राष्ट्रपति चुने गए। अमेरिका में अब तक कुल 48 उपराष्ट्रपति हुए हैं, जिनमें से 19 ने आगे चलकर राष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव लड़ा। जो बाइडेन अमेरिकी इतिहास में दूसरे कैथोलिक राष्ट्रपति हैं। जो बाइडेन ने पहली बार वर्ष 1988 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था, दूसरी बार 2008 में और तीसरी बार 2020 में, जब वो भाग्यशाली हुए और अब अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए। कमला हैरिस अमेरिका के इतिहास में पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी। वर्ष 1992 के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें अमेरिका की जनता ने दूसरा मौका नहीं दिया। पिछले 84 वर्षों से अमेरिका के राष्ट्रपति हर साल 20 जनवरी को ही शपथ ले रहे हैं, लेकिन वर्ष 1937 से पहले 4 मार्च को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने की परंपरा थी। लेकिन अब ये जो परंपरा है, अब ये आती है 20 जनवरी को, यानी इनॉग्रेशन डे हमेशा 20 जनवरी को ही होता है। अमेरिका के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप चौथे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपने बाद राष्ट्रपति बनने वाले उम्मीदवार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो रहे हैं। विलियम हेनरी हैरिसन सबसे कम वक्त तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं और शपथ ग्रहण के सिर्फ 31 दिन के बाद निमोनिया की बीमारी से उनका निधन हो गया था। तो ये 10 दिलचस्प बातें हमने आपको अमेरिका के बारे में बताई हैं और अब ये आपके सामने लाइव तस्वीरें आ रही हैं कैपिटल हिल से, वॉशिंगटन डीसी से, इनॉग्रेशन डे सेरेमनी की। और जैसा हम आपको बता रहे थे कि आज हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स रहेंगे जो हमारी मदद करेंगे, आपकी भी मदद करेंगे आज की इस इनॉग्रेशन डे सेरेमनी को ध्यान से समझने में। और इस समय हमारे साथ हैं श्री जी पार्थसारथी, जो कि पूर्व राजनयिक हैं, लेखक भी हैं और पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त रह चुके हैं और विदेश मंत्रालय और पीएमओ में भी काम कर चुके हैं। पार्थसारथी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आप क्योंकि बहुत करीब से ऐसी चीजों पर नजर रखते हैं, आप आज हमारे दर्शकों को यह बताइए कि आज की जो इनॉग्रेशन डे सेरेमनी है, जिसे इस समय करोड़ों लोग टीवी पर देख रहे होंगे, यह अमेरिका के लिए एक नया अध्याय है, लेकिन क्या यह भारत के लिए भी नया अध्याय है और हम भारतीयों के लिए इसमें समझने वाली बात कौन सी है? इसमें समझने वाली बात यह है कि इस अवसर के दौरान सिर्फ बनने वाले राष्ट्रपति नहीं बल्कि पूर्व राष्ट्रपति भी सम्मिलित होते हैं, ताकि वो दिखा सकें कि वो एक ऐसे जो लोकतंत्र है जहां पूर्व राष्ट्रपति भी और विपक्ष के लोगों को भी शामिल करते हैं। ये एक उदाहरण बनाना चाहते हैं। ये अच्छी बात है कि ऐसे एक प्रैक्टिस है जो अमेरिका में लागू है। दूसरी बात ये कि कई लोग चाहते हैं कि शपथ ग्रहण के बाद वो अपने समाज के सामने आए। पहले तो भीड़ बहुत होती थी, अब कोरोना वायरस के समय भीड़ कम है और इसलिए महत्वपूर्ण ये है कि इसका टेलीविजन कवरेज किया है, क्योंकि अमेरिका में हर एक इंसान देखेगा इसे। यूरोप में भी अमेरिका का प्रभाव इतना है कि लोग देखेंगे और दुनिया भर भी लोग, जैसे भारत में हम देख रहे हैं, इसे देख रहे होंगे। तो लोगों के दिल में, मन में अमेरिका की क्षमता और लोकतांत्रिक परंपराओं को दिखाने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिन स्थितियों में आज ये समारोह हो रहा है, ये अमेरिका की जो सॉफ्ट पावर है, जिसे महसूस करते हुए हम इतने वर्षों से जीते आए हैं,
अमेरिका को सुपर पावर मानते हुए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा चैंपियन मानते हुए, इस स्थिति में अमेरिका को आज देखकर एक तरीके से अमेरिका की जो शक्ति है वो काफी कमजोर होती है। जरूर कमजोर होती है, लेकिन इसके बावजूद वो अब भी दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश है जहां तक रक्षा का सवाल हो। और दूसरी बात, जहां उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक प्रगति जो उन्होंने की है, तकनीकी प्रगति ने की है, वो सर्वोत्तम है दुनिया में। ये हम बदल नहीं सकते। तो अब मुझे लगता है कि अवसर ये बाइडेन के लिए भी एक नया चीज होगा, क्योंकि उनको नए नीति अपनाने पड़ेंगे। क्योंकि इस गड्ढे में ट्रंप ने देश को पहुंचाया और उस गड्ढे से निकालना समय लगेगा। ये पूर्व राष्ट्रपति तो हम कहते हैं 2 गज दूरी है जरूरी, लेकिन वो ये चीजें मानते नहीं थे। लोगों को कहने लगे कि मास्क ना पहनो, मैं तो नहीं पहनता। तो जब कुछ निकट भविष्य में इन चीजों के बारे में जरूर समीक्षा होगी, तो जो ट्रंप थे उन और भी अनपॉपुलर बन जाएंगे, लोग नाराज होंगे जी, और रिपब्लिकन पार्टी पर असर पड़ेगा। इसके बावजूद हमें ये ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक किस्म से रेसिज्म आ गया है वहां, यानी कि नस्ल के अंदाज से लोगों को देखते हैं, काला कौन, सफेद कौन, पीला कौन। और इसके वजह से जो एकता था अमेरिका में, ये खासतौर पर जो अफ्रीकन हैं और बाकी पहले आए हुए अमेरिकन हैं, उनके बीच जो मतभेद फैला है, उनके बीच उसको इसने ट्रंप ने उकसाया। तो इनके 2 प्राथमिकताएं होंगी। एक, आर्थिक सामना करें कोरोना वायरस को। अगर आप देखें तो आजकल वहां गाड़ी नहीं पहुंचती है कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट सेंटर्स को ले जाने के लिए। बुरा हाल है, आर्थिक बदल गया है। उसको सामने लाना, उसको बढ़ाना और ये कोरोना का सामने करना, ये उनका प्रथम मजबूरी है। डोमेस्टिक जो अंदरूनी मामला है, बहुत खराब तरह से ट्रंप ने इसे चलाया। लोग बहुत नाराज हैं और इसीलिए वो हारे। लेकिन नस्ल के भावनाओं जो है वो बढ़ गए हैं। जी, एक सवाल जो शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और वो ये है कि अमेरिका अपने आप को बहुत बड़ा लिबरल भी मानता है, धर्मनिरपेक्ष भी मानता है, लेकिन हम वहां पर देखते हैं कि वो बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं, शपथ ग्रहण समारोह से पहले चर्च भी जाते हैं, और अगर यहाँ भारत में कोई मंदिर चला जाए, कोई टीका लगा ले, यहाँ भारत में कोई और चीज़ इस तरीके की कर ले, तो वो अपने ऑब्जर्वर्स की टीम हमारे यहाँ भेज देते हैं। उनकी रिपोर्ट आ जाती है कि यहाँ पर तो बहुत ही धार्मिक इंटॉलरेंस हो रही है। तो कई बार ये भी लगता है कि अमेरिका का जो अंदर एक फार्स है वो भी अभी लेटली एक्सपोज हुआ है, और शायद दुनिया को अभी इन चीजों के बारे में पता नहीं था अभी तक। दुनिया को पता था, लेकिन एक ये इतने शक्तिशाली थे कि कौन इसे उठाए। हमने भी कभी नहीं उठाया, लेकिन जरूर इन चीजों को मैं समझता हूं हमारे मीडिया ने नहीं उठाया। क्या वो भूल गए थे कि ट्रंप के राज में इतना नस्ल भेद होने लगा, भेदभाव, कि जो अफ्रीकन थे और समुदाय के थे, जो सफेद थे, उनके बीच बड़े गहरे मतभेद शुरू हो गए थे। हिंसा शुरू हो गया था पिछले 4 साल से। तो इन सब घरेलू समस्याओं को इन्हें हाथ में लाना मुश्किल होगा, क्योंकि जो राज्यपाल हैं कई प्रांतों में वो इनके पार्टी के खिलाफ हैं। तो एक चुनौती तो है, लेकिन मैं समझता हूं कि 2-3 साल लगेंगे, उनको सामना कर पाएंगे। लेकिन ये नस्ल भेद जो है ये बदलने वाला नहीं है, और वही ट्रंप का वोट बैंक। जी, थैंक यू सो मच सर। मिस्टर पार्थसारथी, आपका विश्लेषण बहुत अच्छा था। हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे एक नया आयाम मिला होगा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। अब हम आपका
जो बाइडेन की टीम से परिचय करवाते हैं। बाइडेन की टीम में 61% महिलाएं हैं। यह बड़ी बात है, दुनिया के जो बाकी नेता हैं उन्हें भी सीखना चाहिए। 61% महिलाएं हैं। 54% अश्वेत अमेरिकन को उनकी टीम में जगह मिली है। 40% लोग ऐसे हैं जिन पर उनके बच्चों की भी जिम्मेदारी है, यानी बाल बच्चेदार लोग हैं। 20% लोग फर्स्ट जनरेशन अमेरिकन हैं और 11% लोग LGBT यानी लेस्बियंस हैं, गेज हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, इस कम्युनिटी से आते हैं। तो ये उनका पूरा ब्रेकअप है। और उन्होंने एक बार कहा था कि अमेरिका का जो स्वरूप है, जो अमेरिका की छवि है, उनका कैबिनेट भी वैसा ही होगा, उनकी टीम भी वैसी ही होगी। जो बाइडेन से अमेरिका के लोगों को कई उम्मीदें हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना है। और ये कौन सी चुनौतियां हैं, 5 पॉइंट्स में समझिए। पहली चुनौती है कि जो बाइडेन को कोरोना वायरस से निपटने के लिए अब बहुत बड़े और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका इस लड़ाई में बहुत पहले ही बुरी तरह से हारता आ रहा है और बहुत पीछे है। दूसरी बात, बाइडेन पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। तीसरी ये कि इससे अमेरिका का मध्यम वर्गीय समाज प्रभावित हुआ है और उनकी आय में एक बड़ा अंतर पैदा हो गया है और इस खाई को भरना भी जो बाइडेन के लिए चुनौती होगा। चौथी बात, रंग भेद के मुद्दे ने अमेरिका को 2 हिस्सों में बांट दिया है और इससे वहां सामाजिक सौहार्द बिगड़ गया है वहां के समाज में। अमेरिका भारत जैसे देशों को तो बड़ा लेक्चर देता है कि यहां धार्मिक भेदभाव हो रहा है, लेकिन अपने यहां क्या हो रहा है शायद अमेरिका नहीं जानता, या जानता है तो उसे छुपाता है। लेकिन अब पूरी दुनिया ने देख लिया। सबसे आखिरी बात यह कि संसद में हुई हिंसा की वजह से अमेरिका की दुनिया के दूसरे देशों में जो नकारात्मक छवि बनी है, उसे तोड़ना जो बाइडेन के लिए सबसे मुश्किल काम रहेगा। इसलिए जो बाइडेन को पूरी दुनिया को फिर से यह भरोसा दिलाना पड़ेगा कि अमेरिका का लोकतंत्र कमजोर नहीं हुआ है। और अब देखिए, जो बाइडेन अब आ रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। उनकी पत्नी का नाम है जिल बाइडेन और इनके जीवन में, दोनों के जीवन में ही आज बहुत बड़ा दिन है। आज जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाएंगे आज से औपचारिक रूप से, और उनकी पत्नी अमेरिका की फर्स्ट लेडी कहलाएंगी। और बहुत बड़ा लैंडमार्क है, बहुत बड़ा दिन है इनके जीवन में। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं जो बाइडेन से, तो वो ये है कि कोशिशें कभी छोड़नी नहीं चाहिए। 34 साल से जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की कोशिश कर रहे हैं। 34 साल 3 दशक से भी ज्यादा का समय है। ये समय कम नहीं होता। अच्छे लोग हिम्मत हार जाते हैं। अच्छे लोग ये मान लेते हैं कि मेरी किस्मत में ये लिखा ही नहीं है, ये नहीं होगा। लेकिन जो बाइडेन 78 वर्ष की उम्र में अब जाकर अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं। और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनी है। लेकिन हम आपको उनके गांव में, तमिलनाडु में जो उनका गांव है, वहां पर कैसे इस समय सेलिब्रेशंस चल रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। ये कमला हैरिस का गांव है तमिलनाडु में और उनके गांव की तस्वीरें आप देख लीजिए। ये देखिए, छोटा सा गांव है और कभी इन्होंने सोचा नहीं होगा कि इस गांव की लड़की, हालांकि वो कभी इस गांव में रही नहीं है, कभी आई भी नहीं होंगी। उनकी माँ इस गांव में रहती थी किसी जमाने में, और लेकिन इस गांव में आज जश्न मनाया जा रहा है। इस गांव में आप समझ लीजिए आज ही दिवाली है। अब आप ये समझिए कि भारत के लिए जो बाइडेन कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले चीन से शुरू करते हैं, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा सरोकार चीन है। इसके लिए आपको ट्रस्ट डेफिसिट को समझना होगा, जिसका मतलब है विश्वास में घाटा। दुनिया भर में चीन को लेकर पिछले कुछ वर्षों में ट्रस्ट डेफिसिट तेजी से बढ़ा है, यानी आपसी विश्वास कम हुआ है। इससे उसकी साख को नुकसान पहुंचा है और अमेरिका के साथ उसके रिश्तों में भी ऐतिहासिक कड़वाहट आई है। अमेरिका चीन को लेकर एक ऐसी रणनीति पर काम कर सकता है जिसमें एशिया और यूरोप के सहयोगी देशों के साथ चीन को लेकर कॉमन अप्रोच बनाई जाए और इस पर जो बाइडेन अमेरिका की विदेश नीति को नई दिशा दें। इसका मतलब यह भी है कि वो चीन को लेकर ट्रंप की तरह आक्रामक नहीं रहेंगे, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि उनका चीन को लेकर रवैया नर्म हो जाएगा। इन परिस्थितियों में अमेरिका के लिए भारत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा
और संभव है कि चीन के विस्तारवादी रणनीति के खिलाफ अमेरिका का झुकाव भारत की तरफ बना रहे। ये तस्वीरें आप देखिए, अभी सीधी तस्वीरें आ रही हैं। और पाकिस्तान और कश्मीर पर जो बाइडेन की क्या नीतियां हो सकती हैं, इसे लेकर भी भारत की नजर रहेंगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति और सेनेटर की भूमिका में जो बाइडेन का पाकिस्तान से जुड़े विषयों पर गहरा जुड़ाव रहा है और वर्ष 2008 में उन्हें पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान से भी नवाजा गया था। एक बड़ी बात यह भी है कि जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने और डेमोक्रेटिक पार्टी का शासन था, तब पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर उनका रुख नरम था। और वर्ष 1993 से 97 के दौरान जब बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब भी पाकिस्तान के प्रति अमेरिका काफी नर्म रहा करता था। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं। अब हम आपको बताते हैं जो बाइडेन यहां तक पहुंचे कैसे, और इसमें आपके लिए एक लाइफ लेसन है। ये राजनीति नहीं है, ये जीवन का एक पाठ है जो आज आप जो बाइडेन की कहानी से सीख सकते हैं। बड़ी दिलचस्प कहानी है उनकी। 78 वर्ष के जो बाइडेन का पूरा जीवन ही एक संघर्ष की तरह है। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का इंतजार वो आज से नहीं बल्कि 34 साल से कर रहे थे। और अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने न सिर्फ अपनी पत्नी, 13 महीने की अपनी छोटी बेटी और अपने जवान पुत्र को खो दिया, बल्कि उन पर कई तरह के गंभीर आरोप भी इस दौरान लगे। 20 नवंबर 1942 को जो बाइडेन का जन्म पेंसिल्वेनिया में हुआ था। उनका पूरा नाम है जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर, और जो बाइडेन 4 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उन्हें कई बार मिडिल क्लास जो कहकर भी बुलाया जाता है, क्योंकि उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अक्सर काफी संघर्ष करना पड़ता था। जब जो बाइडेन सिर्फ 10 साल के थे तो उनका परिवार डेलावेयर शिफ्ट हो गया। जो बाइडेन बचपन में बुरी तरह से हकलाया करते थे। सोचिए, बचपन में बोल नहीं पाते थे जो बाइडेन और हकलाते थे, और इस वजह से स्कूल में उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे उन्हें परेशान करते थे, उनका मजाक भी उड़ाते थे। पढ़ाई में वो साधारण थे। इसके बाद भी वो अपनी क्लास के प्रेसिडेंट बने। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से पॉलिटिकल साइंस और इतिहास की पढ़ाई की। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान जब वो बहमास में छुट्टियां मना रहे थे, तब उनकी मुलाकात उनकी पहली पत्नी नीला हंटर से हुई। जो बाइडेन 25 वर्ष की उम्र में राजनीति में आ गए थे और 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने सेनेट का चुनाव भी लड़ लिया था। लेकिन इसके बाद उनके जीवन में एक बड़ी दुर्घटना हुई और 18 दिसंबर 1972 को एक कार दुर्घटना में उन्होंने अपनी पत्नी और 13 महीने की बेटी को खो दिया। दोनों की इस दुर्घटना में मौत हो गई और उनके जो 2 बेटे थे वो भी इस दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन इसके बावजूद जो बाइडेन ने सेनेट का चुनाव लड़ा और चुनाव जीता भी, और 1973 में उन्होंने अस्पताल से ही डेलावेयर के सांसद के तौर पर शपथ ली। तब उनके दोनों बेटे भी उनके साथ अस्पताल में ही भर्ती थे। उनका इलाज चल रहा था दुर्घटना के बाद, और अपनी कर्मभूमि डेलावेयर से ही उन्होंने व्हाइट हाउस तक का लंबा सफर तय किया है। आज कुछ लोग जो बाइडेन की यह कहकर आलोचना करते हैं कि राष्ट्रपति के पद के हिसाब से उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन जब वो पहली बार सांसद बने थे तब वो इतनी कम उम्र में यह मुकाम हासिल करने वाले बहुत गिने चुने नेताओं में से एक थे, यानी यंगेस्ट एमपीज में से एक थे। कार दुर्घटना में अपनी पत्नी को खो देने के बाद वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहते थे, इसलिए आप कह सकते हैं कि फैमिली मैन थे। इसलिए उन्होंने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी ना जाने का फैसला किया। हालांकि अगर वो जाते तो शायद और तेजी से अपनी राजनीति के मुकाम हासिल कर लेते, लेकिन वो अमेरिका की राजधानी में शिफ्ट नहीं हुए। इसकी बजाय वो हर रोज ट्रेन से वॉशिंगटन आया जाया करते थे। ट्रेन के जरिए डेलावेयर से वॉशिंगटन डीसी तक का 179 किलोमीटर का लंबा सफर हर रोज ट्रेन से तय करते थे, और 30 साल तक इसी रूट पर वो ऐसे ही ट्रेन से हर रोज आना जाना करते रहे। 30 साल। इसका नतीजा यह हुआ कि इस रूट पर काम करने वाले रेल कर्मचारी उनके परिवार का हिस्सा बन गए। तमाम रेल कर्मचारी और रेल के जो यात्री जो नियमित रूप से वहां जाते थे, सब जो बाइडेन को अच्छी तरह से पहचान गए थे, क्योंकि वो हर रोज ट्रेन में उन्हें मिलते थे। कई बार जो बाइडेन इसी ट्रेन में पार्टियां भी कर लिया करते थे, पार्टियां आयोजित करते थे। और इसी वजह से
विल्मिंगटन के रेलवे स्टेशन का नाम जो बाइडेन के नाम पर बाद में रख दिया गया, जिसकी तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस स्टेशन का नाम जो बाइडेन के नाम पर ही रख दिया गया क्योंकि वो 30 साल तक नियमित रूप से इसी स्टेशन से ट्रेन में बैठते थे। अब आगे बढ़ने से पहले आप देखिए, अब वहां समारोह शुरू हो चुका है। बहुत ही कम लोग हैं, 1000 से भी कम लोग वहां पर मौजूद हैं। कैपिटल हिल की तस्वीर इस समय आपके सामने है। लाइव टेलीकास्ट आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल कवरेज है ये। धीरे धीरे लोग आएंगे, भाषण पढ़ेंगे, कुछ औपचारिकताएं होंगी और इस दौरान लेडी गागा वहां का राष्ट्रगान गाएंगी और जेनिफर लोपेज भी थोड़ी देर के बाद वहां पर परफॉर्म करने वाली हैं। Of the Joint Congressional Committee on the Inauguration as we officially began the 59th inaugural ceremony. I also want to thank the Joint Committee staff and our partners, particularly our security partners, for the way they've dealt with unprecedented circumstances. When I chaired the inauguration 4 years ago, I shared President Reagan's 1981 description of this event as commonplace and miraculous. Commonplace because we've done it every 4 years since 1789. Miraculous because we've done. तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे और साथ साथ इनका विश्लेषण भी करते रहेंगे ताकि आप ठीक से समझ लें कि अमेरिका में आज हो क्या रहा है और कैसे अमेरिका अब अपने एक नए युग में, एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। अमेरिका में शपथ ग्रहण समारोह को इनॉग्रेशन डे यानी उद्घाटन समारोह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आज आपको बताते हैं। इनॉग्रेशन शब्द का इस्तेमाल प्राचीन रोमन साम्राज्य में किया जाता था। उस समय पादरी एक धार्मिक संस्कार की मदद से यह फैसला करते थे कि कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर बैठने के योग्य है या नहीं और इस अनुष्ठान को ही इनॉग्रेशन कहा जाता था। इस समय अमेरिका, रशिया, आयरलैंड और ब्राजील समेत कई देशों में शपथ ग्रहण के लिए इनॉग्रेशन शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है। इनॉग्रेशन डे एक औपचारिक समारोह होता है। इसके पूरा होते ही राष्ट्रपति के कार्यकाल की शुरुआत हो जाती है, यानी राष्ट्रपति औपचारिक रूप से एक राष्ट्रपति के कार्यकाल में प्रवेश कर जाते हैं और इसीलिए इसे इनॉग्रेशन डे कहते हैं। इसी समारोह में अमेरिका के नए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं और इसीलिए यह कहलाता है इनॉग्रेशन डे। They immediately followed those first 3 words with the words to form a more perfect union. तो अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं हम 3 मिनट का और 3 मिनट के इस ब्रेक के बाद वापस आपको वॉशिंगटन डीसी लेकर चलेंगे क्योंकि असली समारोह तो अब 10 बजे शुरू होगा जिसमें आपके लिए मनोरंजन भी होगा, शपथ ग्रहण भी होगी, लेडी गागा का परफॉर्मेंस होगा, जेनिफर लोपेज का परफॉर्मेंस होगा और आप आज अच्छे से ये देख पाएंगे कि अमेरिका में ये जो लोकतांत्रिक परंपरा है इसमें और क्या क्या होता है और साथ साथ हमारा विश्लेषण भी चलता रहेगा 3 मिनट के इस ब्रेक के बाद। लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ, तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और देखें अपने मनपसंद वीडियोस कभी भी कहीं भी। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 97 पर उपलब्ध है। अगर आप जी न्यूज नहीं देख पा रहे हैं तो अपना फ्री डिश एंटीना दोबारा ट्यून करें। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं।
नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल ऐप को डाउनलोड करें। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले 1 घंटे से डीएनए में हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम, क्योंकि आज अमेरिका के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है। जो बाइडेन नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं, वो पहुंच चुके हैं कैपिटल हिल पर। इस समय आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं और उनका शपथ ग्रहण समारोह अब शुरू हो चुका है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को छोड़कर बाकी के पूर्व राष्ट्रपति वहां पर आए हैं। वहां पर बिल क्लिंटन आए हैं अपनी पत्नी के साथ, बराक ओबामा आए हैं, जॉर्ज बुश आए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आज वहां नहीं आए। दूसरी बड़ी बात यह है कि बहुत कम लोग वहां पर मौजूद हैं, सिर्फ 1000 के आसपास लोग वहां पर मौजूद हैं, जबकि इससे पहले लाखों लोग यहां पर आया करते थे। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग है। And so becoming a light for the world. There is a power in each and every one of us that lives by turning to every other one of us, a thrust of the Spirit to cherish and care and stand by others, and above all those most in need. It is called love, and its path is to give ever more of itself. Today it is called American patriotism, born not of power and privilege, but of care for the common good, with malice toward none, और आप देख लीजिए, खुद से पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ है। लगभग 1000 लोग वहां पर मौजूद हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तो 1000 लोग आए हैं, लेकिन शहर में 25,000 सैनिक तैनात किए गए हैं। और ये सैनिक किसी विदेशी आक्रमण से बचने के लिए नहीं, उनसे सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपने ही लोगों से सुरक्षा के लिए वहां पर तैनात किए गए हैं। इस समय अमेरिका के 5000 सैनिक अफगानिस्तान और इराक में तैनात हैं और उससे 5 गुना ज्यादा सैनिक, 25,000 सैनिक अमेरिका को अपनी ही राजधानी में, अपने ही राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में तैनात करने पड़ रहे हैं। ये एक बहुत ही विचित्र परिस्थिति है जिससे अमेरिका आज गुजर रहा है और पूरी दुनिया ये सब कुछ होते हुए देख रही है। इस समय हमारे साथ भारत के पूर्व विदेश सचिव शशांक मौजूद हैं, जो आगे के विश्लेषण में हमारी मदद करेंगे, आपकी मदद करेंगे और आपको समझाएंगे कि आज के इस समारोह का क्या मतलब है। शशांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत ही विचित्र परिस्थितियों में ये इनॉग्रेशन डे सेरेमनी वहां पर हो रही है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं और क्या आपको ऐसा लगता है कि सब देखने के बाद अमेरिका की जो सॉफ्ट पावर थी पूरी दुनिया में, उसे एक धक्का लगा है? इसकी बहुत वजह हैं। एक तो ऐसा देखा जाइए कि अमेरिका में जिस प्रकार से एक अश्वेत
राष्ट्रपति बन गए थे बराक ओबामा, उसके बाद में जो एक वहाँ का अमेरिका का नैरेटिव था कि हमेशा वाइट मेल ही वहाँ पे राष्ट्रपति बनेगा, वो चकनाचूर हो गया था। उसके बाद से जो रेशियल डिवाइड है, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया अमेरिका में, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल यही थी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से और ट्विटर अकाउंट से उन लोगों को साथ में जोड़ा जो इस बात से बहुत चिंतित थे कि यहाँ पर सब तरह की नस्लों के लोग, सब तरह देशों से आए हुए लोग अपना पूरे तरीके से पैसा कमा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पे पहुंच रहे हैं, और जबकि जो सोचते थे कि हमें हमारा अधिकार होना चाहिए, तो एक प्रकार से वो डिसएनफ्रेंचाइज से हो गए थे। दूसरा मैं कहूँगा कि जो चीन ने, अमेरिका के यहाँ से बहुत सारी जॉब्स चीन में चली गई, इन्वेस्टमेंट चीन में चला गया और देशों में चला गया, तो अमेरिका में एक इस प्रकार की बात हो गई कि जो बाहर के लोग आए हैं वो तो अच्छी सैलरीज ले रहे हैं ऐसी स्टेट्स में जहाँ इंटीग्रेशन वगैरह हो चुका है और बहुत इंटरनेशनल कंपनीज हैं, कॉम्पिटिटिव कंपनीज हैं। बाकी जगहों में जो रस्ट बेल्ट कहलाता था, वहाँ पर कमजोरी हो गई थी, इकोनॉमिक की भी आर्थिक शक्ति कम हो गई थी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया था। तो हम समझते हैं कि ये चीज़ें जो है अमेरिका में सोशल डिवाइड, इकोनॉमिक डिवाइड और हर प्रकार से एक फीलिंग कि अमेरिका डिक्लाइनिंग पावर बनता जा रहा है और चीन और रूस किसी तरीके से आगे के अवसर में चीन अमेरिका को बहुत तकलीफ दे सकते हैं, तो ये भावना वहाँ बढ़ गई थी। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें जो है समाज में रिप्रेजेंट करे गए राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा। अब जिम्मेदारी बन गई है अमेरिका में जो नए राष्ट्रपति आए हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका के पूरे समाज को, सब तरह के लोगों को पूरे तरीके से इसमें जो है अपने यहाँ वो प्रतिनिधित्व देंगे, और मेरे ख्याल से ये उन्होंने करके दिखाया भी है। और आगे भी हम उम्मीद है कि वो विश्व में भी जो एक अलग थलग पड़ गए थे अमेरिका को, उससे हटकर अपने पूरे अलायंसेस को और फ्रेंड्स को साथ में लेकर चले। जी शशांक जी, अभी लेडी गागा वहां पर पहुंची हैं जो अब वहां राष्ट्रगान गाएंगी। एक बार हम सीधे अपने दर्शकों को वहां लेकर चलते हैं। तो लेडी गागा अभी आपने देखा बहुत मशहूर सिंगर हैं
लेडी गागा अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, करोड़ों लोग उन्हें फॉलो करते हैं। अमेरिका के सबसे मोस्ट फॉलोड म्यूजिशियंस में से एक हैं वो, और जो बाइडेन की बहुत बड़ी समर्थक वो मानी जाती हैं। और जब ये चुनाव पूरा चल रहा था उस दौरान उन्होंने ट्वीट भी किया था जो बाइडेन के पक्ष में, और उन्होंने लिखा था नथिंग बट लव फॉर आवर न्यू कमांडर इन चीफ एंड द फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड टू द व्हाइट हाउस। ये बधाई देते हुए उन्होंने ट्वीट किया था। तो काफी बड़ी समर्थक मानी जाती हैं जो बाइडेन की। इसके बाद जेनिफर लोपेज भी अभी थोड़ी देर में आने वाली हैं, वो यहां पर परफॉर्म करेंगी और अब से कुछ मिनटों के बाद फिर जो बाइडेन का शपथ ग्रहण यहां पर करवाया जाएगा। और तस्वीरें सीधे आप इस समय देख रहे हैं। हमारे साथ भारत के पूर्व विदेश सचिव शशांक जी मौजूद हैं जो लगातार आपके लिए विश्लेषण कर रहे हैं। तो शशांक जी, आपको कैसे लगता है किस तरह से अमेरिका अब एक नए युग में प्रवेश कर जाएगा आज के बाद से, या आपको ऐसा लगता है कि कोई खास चीज बदलने वाली नहीं है? देखिए, कुछ चीजें तो नहीं बदलेंगी क्योंकि जो बेसिक फीचर्स हैं अमेरिकन सोसाइटी के वो तो अभी नहीं बदलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये बात जरूर है, और जो बाइडेन साहब ने अपने राष्ट्रपति पद संभालते ही सबसे पहला काम उन्होंने यह किया कि कोविड को डील करने के लिए उन्होंने 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स का एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिससे सब अमेरिकन नागरिकों को $2,000 भी मिलेंगे जो गरीब लोग हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोविड को बहुत सीरियसली लेना होगा। दूसरा, मेरे ख्याल से वो मांग कर रहे हैं कि किस तरह से इकोनॉमी को पूरे तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, और उसमें जो माइग्रेंट्स हैं। जी शशांक जी, मैं आपको बीच में रोकूंगा क्योंकि कमला हैरिस की ओथ अभी हो रही है, देखिए आप। That I will support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution of the United States. Against all enemies, foreign and domestic. Against all enemies, foreign and domestic. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I take this obligation freely. That I take this obligation freely. Without any mental reservation or purpose of evasion. Without any mental reservation or purpose of evasion. That I will well and faithfully discharge. That I will well and faithfully discharge. The duties of the office on which I am about to enter. The duties of the office upon which I am about to enter. So help me God. So help me God. Congratulations. Ladies and gentlemen, please be seated. Please welcome Jennifer Lopez to perform This Land Is Your Land and America the Beautiful, accompanied by members of the President's Own United States Marine Band. This land is your land. This land is my land. From California to the New York
From sea to shining sea, Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. let's get loud. 'Cause this land was made for you and me. Well, that was great. The sun is shining, and Mr. President-elect, this is the first inauguration in the history of America where J-Lo was the warm-up act for Chief Justice Roberts. With that, it is now my distinct honor to introduce the Chief Justice of the Supreme Court of the United States, John Roberts, to administer the presidential oath to the next President of the United States, Joseph R. Biden. Ladies and gentlemen, please stand for the oath of office, followed by musical honors. Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. Office of President of the United States. And will, to the best of my ability. Will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Ladies and gentlemen, please be seated. तो अमेरिका के इतिहास में बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति अमेरिका के बन गए हैं और अभी आपने देखा उन्होंने शपथ ली है। और एक बार हम फिर से चलते हैं भारत के पूर्व विदेश सचिव शशांक जी के पास। शशांक जी, एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं। अभी जब ओथ ले रहे थे जो बाइडेन, तो बाइबल पर हाथ रखकर वो ओथ ले रहे थे और ये उनके पारिवारिक बाइबल है जो कई सौ साल पुरानी है। क्या वहां की राजनीति में आप इसे धर्म के एक हस्तक्षेप के रूप में नहीं देखते? क्योंकि अमेरिकन अपने आप को लिबरल भी कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं, लोकतंत्र का चैंपियन भी कहते हैं। क्या इस तरह की ओथ आप भारत में आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि भारत का कोई नेता या प्रधानमंत्री इस तरह की ओथ ले सके? हम सब देशों के अलग अलग ट्रेडिशंस बन गए हैं
अमेरिका के जो लोग ओरिजिनली यूरोप से आए थे वो वहाँ यूरोप में रिलीजियस परसिक्यूशन से बचकर अमेरिका आए थे, और उनका मतलब था कि वहाँ पर लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, न्यू सोसाइटी बनाएंगे और वेलफेयर स्टेट बनाएंगे। तो ये उनका ओरिजिनल वो था। लेकिन जितने भी धार्मिक अनुयायी थे वो अधिकतर क्रिश्चियंस थे, उसके डिफरेंट डिनोमिनेशंस के थे, और फिर अमेरिका में अपने और भी कई सारे नए डिनोमिनेशन बन गए हैं। तो मैं समझता ये हूँ कि एक ये लिबरल फेस क्रिश्चियनिटी का अमेरिका में दिखाने का प्रयास किया गया था, और वही मेरे ख्याल से जो बाइडेन जो है उस ट्रेडिशन को आगे ले जाएंगे, क्योंकि जो दूसरी ट्रेडिशन थी नस्लवाद की, भेदभाव की, और जो यूरोप में क्रूसेड्स का एक तरीके से चला अरब्स के अगेंस्ट, इस्लाम के अगेंस्ट, वो सब चीज़ें जो है मेरे ख्याल से अब जो बाइडेन के सामने एक चुनौती के तरीके से निकल कर आएंगी कि पिछले 4 साल में जिस प्रकार से राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की नीतियों को चलाया है, और अमेरिका फर्स्ट तो चला ही है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अब जो बाइडेन आ रहे हैं अपना इनॉग्रल स्पीच देने के लिए, एक बार उनको सुनते हैं क्या कह रहे हैं। Leader McConnell, Vice President Pence, my distinguished guests, my fellow Americans, this is America's day. This is democracy's day, a day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious, democracy is fragile, and at this hour, my friends, democracy has prevailed. So now, on this hallowed ground where just a few days ago violence sought to shake the Capitol's very foundation, we come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. As we look ahead in our uniquely American way, restless, bold, optimistic, and set our sights on the nation we know we can be and we must be. I thank my predecessors of both parties for their presence here today. I thank them from the bottom of my heart, and I know the resilience of our Constitution and the strength of our nation, as does President Carter, who I spoke with last night, who cannot be with us today, but whom we salute for his lifetime in service. I've just taken the sacred oath each of those patriots have taken, the oath first sworn by George Washington. But the American story depends not on any one of us, not on some of us, but on all of us, on we the people who seek a more perfect union. This is a great nation. We are good people. And over the centuries, through storm and strife, in peace and in war, we've come so far, but we still have far to go. We'll press forward with speed and urgency, for we have much to do in this winter of peril and significant possibilities. Much to repair, much to restore, much to heal, much to build, and much to gain. Few people in our nation's history have been more challenged or found a time more challenging or difficult than the time we're in now. Once-in-a-century virus that silently stalks the country. It's taken as many lives in 1 year as America lost in all of World War II. Millions of jobs have been lost. Hundreds of thousands of businesses closed.
A cry for racial justice, some 400 years in the making, moves us. The dream of justice for all will be deferred no longer. A cry for survival comes from the planet itself, a cry that can't be any more desperate or any more clear. And now, a rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism, that we must confront and we will defeat. To overcome these challenges, to restore the soul and secure the future of America, requires so much more than words. It requires the most elusive of all things in a democracy: unity. Unity. In another January, on New Year's Day in 1863, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation. When he put pen to paper, the president said, and I quote, "If my name ever goes down into history, it'll be for this act, and my whole soul is in it." My whole soul is in it. Today, on this January day, my whole soul is in this, bringing America together, uniting our people, uniting our nation. And I ask every American to join me in this cause. Uniting to fight the foes we face: anger, resentment and hatred, extremism, lawlessness, violence, disease, joblessness, and hopelessness. With unity, we can do great things, important things. We can right wrongs. We can put people to work in good jobs. We can teach our children in safe schools. We can overcome the deadly virus. We can reward work and rebuild the middle class and make health care secure for all. We can deliver racial justice, and we can make America once again the leading force for good in the world. I know speaking of unity can sound to some like a foolish fantasy these days. I know the forces that divide us are deep and they are real. But I also know they are not new. Our history has been a constant struggle between the American ideal that we're all are created equal and the harsh, ugly reality that racism, nativism, fear, demonization have long torn us apart. The battle is perennial, and victory is never assured. Through Civil War, the Great Depression, World War, 9/11, through struggle, sacrifice, and setbacks, our better angels have always prevailed. In each of these moments, enough of us have come together to carry all of us forward. And we can do that now. History, faith, and reason show the way of unity. We can see each other not as adversaries, but as neighbors. We can treat each other with dignity and respect. We can join forces, stop the shouting, and lower the temperature. For without unity, there is no peace, only bitterness and fury. No progress, only exhausting outrage. No nation, only a state of chaos. This is our historic moment of crisis and challenge, and unity is the path forward. And we must meet this moment as the United States of America. If we do that, I guarantee you we will not fail. We have never, ever, ever, ever failed in America when we've acted together. And so today, at this time, in this place, let's start afresh, all of us. Let's begin to listen to one another again, hear one another, see one another, show respect to one another. Politics doesn't have to be a raging fire, destroying everything in its path. Every disagreement doesn't have to be a cause for total war. And we must reject the culture
in which facts themselves are manipulated and even manufactured. My fellow Americans, we have to be different than this. America has to be better than this. And I believe America is so much better than this. Just look around. Here we stand in the shadow of the Capitol Dome, as was mentioned earlier, completed amid the Civil War, when the Union itself was literally hanging in the balance. Yet we endured. We prevailed. Here we stand, looking out on the great mall where Dr. King spoke of his dream. Here we stand where 108 years ago, at another inaugural, thousands of protesters tried to block brave women marching for the right to vote. And today, we mark the swearing in of the first woman in American history elected to national office, Vice President Kamala Harris. Don't tell me things can't change. Here we stand across the Potomac from Arlington Cemetery, where heroes who gave the last full measure of devotion rest in eternal peace. And here we stand, just days after a riotous mob thought they could use violence to silence the will of the people, to stop the work of our democracy, to drive us from this sacred ground. It did not happen. It will never happen. Not today, not tomorrow, not ever. Not ever. To all those who supported our campaign, I'm humbled by the faith you've placed in us. To all those who did not support us, let me say this. Hear me out as we move forward. Take a measure of me and my heart. And if you still disagree, so be it. That's democracy. That's America. The right to dissent peaceably within the guardrails of our republic is perhaps this nation's greatest strength. Yet hear me clearly. Disagreement must not lead to disunion. And I pledge this to you. I will be a president for all Americans. All Americans. And I promise you, I will fight as hard for those who did not support me as for those who did. Many centuries ago, St. Augustine, a saint of my church, wrote that a people was a multitude defined by the common objects of their love. Defined by the common objects of their love. What are the common objects we as Americans love that define us as Americans? I think we know. Opportunity, security, liberty, dignity, respect, honor, and yes, the truth. Recent weeks and months have taught us a painful lesson. There is truth and there are lies. Lies told for power and for profit. And each of us has a duty and a responsibility as citizens, as Americans, and especially as leaders. Leaders who have pledged to honor our Constitution and protect our nation, to defend the truth and defeat the lies. Look, I understand that many of my fellow Americans view the future with fear and trepidation. I understand they worry about their jobs. I understand, like my dad, they lay at bed staring at the ceiling, wondering, can I keep my health care? Can I pay my mortgage? Thinking about their families, about what comes next. I promise you, I get it. But the answer is not to turn inward, to retreat into competing factions, distrusting those who don't look like you, or worship the way you do, or don't get their news from the same sources you do. We must end this uncivil war that pits red against blue, rural versus urban, conservative versus liberal. We can do this if
we open our souls instead of hardening our hearts, if we show a little tolerance and humility, and if we're willing to stand in the other person's shoes, as my mom would say, just for a moment, stand in their shoes. Because here's the thing about life. There's no accounting for what fate will deal you. Some days, when you need a hand. There are other days when we're called to lend a hand. That's how it has to be. That's what we do for one another. And if we are this way, our country will be stronger, more prosperous, more ready for the future. And we can still disagree. My fellow Americans, in the work ahead of us, we're going to need each other. We need all our strength to persevere through this dark winter. We're entering what may be the toughest and deadliest period of the virus. We must set aside politics and finally face this pandemic as one nation. One nation. And I promise you this, as the Bible says, weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. We will get through this together. Together. Look, folks, all my colleagues I serve with in the House and the Senate up here, we all understand the world is watching all of us today. So here's my message to those beyond our borders. America has been tested, and we've come out stronger for it. We will repair our alliances and engage with the world once again, not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges. And we'll lead not merely by the example of our power, but by the power of our example. We'll be a strong and trusted partner for peace, progress, and security. Look, you all know we've been through so much in this nation. And my first act as president, I'd like to ask you to join me in a moment of silent prayer. Remember all of those who we lost in this past year to the pandemic. Those 400,000 fellow Americans, moms, dads, husbands, wives, sons, daughters, friends, neighbors, and co-workers. We'll honor them by becoming the people and the nation we know we can and should be. So I ask you, let's say a silent prayer for those who've lost their lives and those left behind, and for our country. Amen. Folks, this is a time of testing. We face an attack on our democracy and on truth, a raging virus, growing inequity, the sting of systemic racism, a climate in crisis, America's role in the world. Any one of these would be enough to challenge us in profound ways. But the fact is, we face them all at once, presenting this nation with one of the gravest responsibilities we've had. Now we're going to be tested. Are we going to step up, all of us? It's time for boldness, for there's so much to do. And this is certain. I promise you, we will be judged, you and I, by how we resolve these cascading crises of our era. We will rise to the occasion is the question. Will we master this rare and difficult hour? Will we meet our obligations and pass along a new and better world to our children? I believe we must. I'm sure you do as well. I believe we will. And when we do, we'll write the next great chapter in the history of the United States of America, the American story. A story that might sound something like a song that means a lot to me. It's called American Anthem. There's one verse that stands out, at least for me, and it goes like this.
The work and prayers of century have brought us to this day. What shall be our legacy? What will our children say? Let me know in my heart when my days are through, America, America, I gave my best to you. Let's us add our own work and prayers to the unfolding story of our great nation. If we do this, then when our days are through, our children and our children's children will say of us, they gave their best, they did their duty, they healed a broken land. My fellow Americans, I close the day where I began, with the sacred oath. Before God and all of you, I give you my word. I will always level with you. I will defend the Constitution. I'll defend our democracy. I'll defend America. And I'll give all of you, keep everything I do in your service, thinking not of power, but of possibilities, not of personal interest, but the public good. And together we shall write an American story of hope, not fear, of unity, not division, of light, not darkness, a story of decency and dignity, love and healing, greatness and goodness. May this be the story that guides us, the story that inspires us, and the story that tells ages yet to come that we answered the call of history. We met the moment. Democracy and hope, truth and justice did not die on our watch but thrived. That America secured liberty at home and stood once again as a beacon to the world. That is what we owe our forebears, one another, and generation to follow. So, with purpose and resolve, we turn to those tasks of our time, sustained by faith, driven by conviction, and devoted to one another and the country we love with all our hearts. May God bless America, and may God protect our troops. Thank you, America. Ladies and gentlemen, please be seated. Ladies and gentlemen, please welcome Garth Brooks to perform Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. तो अभी आपने अमेरिका के 46वें प्रेसिडेंट जो बाइडेन को सुना। बहुत ही, जैसा कि उनकी भाषण, इनॉग्रल स्पीच को ही कहा जा रहा था, अमेरिका यूनाइटेड उनके भाषण की स्पीच होगी, वैसा ही थीम होगी, वैसा ही आपने उनकी स्पीच में सुना। हमारे साथ रविंद्र सचदेव हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। रविंद्र, होप
ऑप्टिमिज्म, यूनिटी, टुगेदर, इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल करके जिस तरह की एक आशावादी पिक्चर दुनिया के सुपर पावर के सामने जो बाइडेन ने पेश करने की कोशिश की, उसी की उनसे उम्मीद थी, कन्विक्शन था उनकी आवाज में। वो एब्सोल्युटली, दुनिया तो सेकंड है, पहले उनको अपने देश के अंदर ये कन्वे करना है सारा मैसेज जो वो आप जैसे कह रही हैं कर रहे हैं। बट इनफैक्ट ये बड़ी स्ट्रांग स्पीच थी अगर मैं कहूं तो, क्योंकि इसमें इन्होंने कुछ ऐसे जिक्र कर दिए जो बड़े ब्लंट पॉइंट्स हैं। हीलिंग ऑफ अमेरिका ठीक है, यूनाइटिंग अमेरिका ठीक है, बट ये कहा कि ट्रुथ, वी हैव टू गो विद द ट्रुथ एंड नॉट विद द लाइज। फिर ये कहा कि ये अनसिविल वॉर, राइट, लेट अस स्टॉप दिस अनसिविल वॉर। तो बहुत ही स्ट्रांग और क्लियरली उन्होंने कहा व्हाइट रेसिज्म, ही मेंशन्ड इट हिमसेल्फ राइट सेवरल टाइम्स। तो व्हाइट सुप्रीमेसी वगैरह जो है, तो इन जो डिवाइड्स आ गई अमेरिका में, डिवाइड्स की उन्होंने बात की, उन्होंने रेड वर्सेस ब्लू की बात की, उन्होंने कंजर्वेटिव्स वर्सेस लिबरल की बात की, उन्होंने टॉलरेंस की बात की, उन्होंने लर्निंग की बात की। उन्होंने कहा कि ये हिस्टोरिक मोमेंट है क्योंकि ये क्राइसिस का मोमेंट है, ये चैलेंज का मोमेंट है, यानी संकट की घड़ी है, चुनौती बड़ी है, और उन्होंने यूनिटी को उसमें की बताया। वो एब्सोल्युटली, मैं ये कहूंगा एक तरह से अगर हम अमेरिका, कई बार कहते हैं ना इट्स अ न्यू चैप्टर बिगनिंग, मैं कहूंगा नहीं, नया चैप्टर नहीं, अमेरिका की हिस्ट्री में अभी एक नई किताब शुरू हो रही है। अब इस किताब के अलग अलग चैप्टर्स होंगे, बट आई थिंक अमेरिका की फॉर्मेशन है सिविल वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी, बट इंटरनल जो चैलेंजेस अमेरिका ने फेस किए हैं इस दौरान, ये बहुत ही मोमेंटस है और एक ये डेंजरस स्लोप भी है। तभी देखिए बाइडेन ने अपनी पूरी स्पीच में केवल इसी पे एम्फेसिस दिया अमेरिकन लोगों को कि यूनिटी यूनिटी यूनिटी, बट उन्होंने बड़ा क्लियरली ये पॉइंट्स पॉइंट आउट करे कि हमें ट्रुथ को ऑनर करना है, हमें लाइज के पीछे नहीं भागना है, हमें ये अनसिविल वॉर रोकनी है। अब ये देखना है कि किस हद तक ये सारी अमेरिका, देखिए पॉलिटिक्स होती है, ये तो आज बड़ी लॉफ्टी पॉइंट्स है, अच्छी बात है, बट ग्राउंड लेवल में तो लोगों के अलग अलग ओपिनियन है। बहुत लोग हैं जो मानते हैं आज भी कि इलेक्शन जो है ये ट्रंप से छीनी गई है या ट्रंप जीते थे, बहुत लोग मानते हैं ऐसे, बट उसमें कितना सच्चाई है वो देखना है अमेरिकन सोसाइटी को, ट्रुथ की तरफ जाने का है, उसको एड्रेस करने का पूरा प्रयास करा। और बहुत क्लियरली कमला हैरिस के बारे में कहा, देखिए वुमन, पहली बात अमेरिका के अंदर वुमन वाइस प्रेसिडेंट, राइट, उसके ऊपर वो वुमन ऑफ कलर, ऐतिहासिक क्या इंस्पिरेशन। बाइडेन ने बाय द वे अपनी स्पीच में बच्चों का भी मेंशन किया 2-3 बार, चिल्ड्रन, ओके, हर लीडर करता है बट इन्होंने भी करा, अच्छी बात है कि व्हाट इज द अमेरिका वी विल लीव फॉर आवर चिल्ड्रन। तो अमेरिका के बच्चे कैसे इंस्पायर होंगे, अमेरिका का नेचर बदल गया है। Absolutely. Sorry, I kept interrupting you, लेकिन बहुत सारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, अपने दर्शकों को जिन्होंने अपने टीवी सेट सभी ऑन किए हैं, जिन्होंने इस ब्रॉडकास्ट को अभी देखना शुरू किया है। जल्दी से आपको बता देती हूँ, इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, करीब 35-40 मिनट पहले की तस्वीरें हैं, जब जो बाइडेन ने अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। आर्टिकल 2 सेक्शन 1 ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, 35 वर्ड्स की, 35 वर्ड्स की ये शपथ होती है। उसको लेते हुए आपने देखा अभी उन्होंने बाइबल पर हाथ रखा हुआ था, उनकी फैमिली बाइबल है, करीब 127 साल पुरानी, 128 साल पुरानी ये बाइबल है जो उनकी पत्नी डॉक्टर जिल बाइडेन ने पकड़ी हुई थी। उन तस्वीरों में आपने देखा, उससे पहले एक और इतिहास अमेरिका में रचा गया जब कमला हैरिस, उन्होंने 49th वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ली। अमेरिका की पहली वुमेन वाइस प्रेसिडेंट है वो, फर्स्ट ब्लैक, साथ ही फर्स्ट साउथ एशियन डिसेंट, और एक और फर्स्ट एशियन अमेरिकन इन दैट ऑफिस। कई खास मेहमान हमारे साथ है, जल्दी जल्दी एक कमेंट लूंगी। जीवन जुच्ची, एक कमेंट आपका यहाँ पर। हिस्टोरिक डे स्पीच जो थी ऑप्टिमिज्म से भरी हुई थी, होप से भरी हुई थी, एंड इट वाज गिविंग गूज़बम्प्स। आज बहुत ही बड़ा दिन है, बड़ा अच्छा दिन है, and it's not only in the history of this country but also in the world, क्योंकि एक जैसे एक घर होता है और उसका हेड होता है, similarly you have a head of the country and people have a tendency to always follow कि प्रेसिडेंट ने आज क्या कहा, प्रेसिडेंट क्या कर रहा है। और जब हमारे प्रेसिडेंट आए थे पहले 4 साल पहले, तो उन्होंने जो जो बातें की, जैसी बातें की, बिल्ड अ वॉल, मुस्लिम बैन, ट्रैवल बैन, दिस बैन, तो उससे क्या हुआ कि इस कंट्री की जो आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 48 इयर्स, पहली बार हमें ऐसा लगा कि हम एक दूसरे कंट्री में हैं जो अमेरिका नहीं है। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि एक अच्छे प्रेसिडेंट फिर आ गए हैं
और सबसे बड़ी खुशी ये भी है कि एक हमारी अपनी इंडियन और जो साउथ एशियन डिसेंट से भी है और फर्स्ट वुमन भी है, तो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में ये एक बहुत बड़ी खुशी है। वी मस्ट डेफिनेटली सेलिब्रेट इट। मुझे बहुत दुख है कि कुछ हमारे जो अपने हिंदुस्तानी लोग यहाँ हैं इस कंट्री में, उन्हें ये बात क्यों समझ नहीं आ रही है। तो आई होप, मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है कि आज एक नया दिन है, एक बहुत ही अच्छा शुरुआत है। एंड आई एम वेरी श्योर दैट विल हैव सैनिटी, जैसे कहते हैं सैनिटी विल प्रिवेल अगेन। सारे झूठ, ऑल द लाइज विच वर स्पोकन फॉर ऑल दीज 4 years, और इतना बुरा बिहेवियर जो किसी प्रेसिडेंट का कभी देखा नहीं है, सारी कंट्री, सारी वर्ल्ड में एक लाफिंग स्टॉक जो बन गए थे। आई होप, मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है कि वंस अगेन विल बी रेस्पेक्टेड एज ए सिविलाइज्ड कंट्री विच हैज सिविलाइज्ड पीपल। ज्योतिषी जी, अब वो आपके पूर्व राष्ट्रपति हो चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप की आप बात कर रहे थे, उनकी तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और साथ ही हम आपको ये जो स्वेरिंग इन की तस्वीरें आई, जो शपथ ग्रहण की तस्वीरें आई, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आप वर्ड्स अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो बाइडेन की जो इनॉग्रल स्पीच रही, करीब 20 मिनट्स रही, और उसमें जिन शब्दों का उन्होंने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया वो हम आपको दिखा रहे हैं। वो उम्मीद की बात कर रहे हैं, वो यूनिटी की बात कर रहे हैं। हालांकि उनकी जो थीम थी स्पीच की वो थी ही अमेरिकन यूनिटी, तो उसी को फोकस करते हुए उनकी स्पीच को लिखा गया था। और आरती टिक्को हमारे साथ है। आरती, हम अपने दर्शकों को वर्ड्स दिखा रहे हैं जो उन्होंने अपनी स्पीच में कई बार यूज किए, जिन पर उनका स्ट्रेस था, एम्फेसिस थी। और ये कई जो कमेंटेटर्स हैं, यूएस के जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, उनका कहना ये था आज की जो इनॉग्रल स्पीच है वो वन ऑफ द टेंसेस्ट मोमेंट्स में, सबसे मुश्किल हालात जो अमेरिका ने देखे हैं उनमें से एक ये मोमेंट है। किसी ने इसकी तुलना 1933 से की थी, ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे, जब फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की स्पीच आई थी। और एक तुलना जो और की गई कमेंटेटर्स द्वारा वो अब्राहम लिंकन की स्पीच थी 1861 सिविल वॉर की। आज की जो बाइडेन की स्पीच और उसमें उनका कहना, और इसमें मैं एक और लाइन उनकी लेकर आना चाहती हूं, जब उन्होंने कहा वी विल रिपेयर आवर अलायंसेस, जाहिर तौर पर इशारा वो दुनिया के देशों को कह रहे थे, उनका मैसेज वो दुनिया के लिए था। देखिए, मैं कहूंगी कि मैं एग्री करती हूं कि आज का जो ओथ सेरेमनी था एक बहुत ही कहूंगी मैं टर्निंग पॉइंट है अमेरिका के लिए, क्योंकि ऑप्टिक्स के तौर पे अगर आप देखें कि इतनी सिक्योरिटी के अंदर प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपना ओथ लिया, ये एक तरह से अनप्रेसिडेंटेड है कि 25,000 नेशनल गार्ड्स वहां पे थे और उनको इतनी, वो एक डिप्रेसिंग और बड़ा सैड मोमेंट सा लग रहा था जिस तरह से वो स्पीच दे रहे थे और जिस तरह से माहौल था। कोई खुशी का माहौल नहीं था, या कोई वो जो अमेरिकन डेमोक्रेसी की जो हम लोग सभी सेलिब्रेट करते हैं डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में, उस तरह का कोई एंथुसियाज्म या कोई एक्साइटमेंट नहीं था। तो कहीं ना कहीं एक इंट्रोस्पेक्शन जरूर था जो बाइडेन की स्पीच में जो हमने सुना कि अमेरिकन सोसाइटी आज की डेट में टूट चुकी है। एक सोशल कोहेजन जो अमेरिकन सोसाइटी में था वो टूट चुका है। और उसकी आप देखिए, जब ट्रम्प स्पीच दे रहे थे अपनी जो बाइडेन की स्पीच से पहले, ओथ सेरेमनी से पहले, और जब उन्होंने कहा कि हम यही हैं, हम वापस आ रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में, तो जो पब्लिक रिसेप्शन था आपको उससे पता चलेगा कि जो बाइडेन का जो आज ओथ सेरेमनी था और जो स्पीच था, उससे जो एक डिसएंचेंटेड सेक्शन है अमेरिका का, और वो बहुत बड़ा सेक्शन है, वो कोई फ्रिंज नहीं है। 75 मिलियन वोट्स सिर्फ ट्रम्प को पड़े, और वो जो सेक्शन है आज उनके साथ बाइडेन की स्पीच के बाद भी मुझे नहीं लगता है कि उन पे कोई असर पड़ा। मैं इनफैक्ट जब बाइडेन स्पीच दे रहे थे तो मैं बहुत सारी टेलीग्राम चैनल्स चेक कर रही थी कि आखिर ट्रम्प के सपोर्टर्स क्या बोल रहे हैं और रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स क्या बोल रहे हैं। इनफैक्ट जो बाइडेन की स्पीच को कोई भी सपोर्ट नहीं दिखा मुझे कहीं भी टेलीग्राम चैनल्स, क्योंकि
जो क्रैकडाउन किया मीडिया टेक कंपनीज ने रिपब्लिकन्स पे और ट्रम्प के सपोर्टर्स पे, तो अब वो एक अंडरग्राउंड मूवमेंट में टेलीग्राम पे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे इस वक्त जो उनका स्वेरिंग इन रहा है और जो उनका स्पीच रहा है, मैं उस पर फोकस करना चाहती हूँ। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने। देखिए इस वक्त आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं 46वें राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन का ये इनॉग्रेशन और उनकी इनॉग्रल स्पीच आपने सुनी। होप पर उन्होंने बहुत फोकस किया, रिबिल्डिंग पर उन्होंने बहुत फोकस किया, टुगेदरनेस की उन्होंने बात की, साथ चलने की उन्होंने बात की। और जो पॉइंट आरती यहां पर हाईलाइट करने की कोशिश कर रही थी, जो बाइडेन उस चुनौती को जानते हैं, इसलिए उन्होंने क्राइसिस और चैलेंजेस जैसे बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बार बार कहा, अमेरिकन यूनिटी की बात की, एक साथ आगे बढ़ने की बात की। लेकिन अब जब हम आपसे बात करें, एक तरफ ये तस्वीरें हैं कमला हैरिस जब उन्होंने पहली महिला वीपी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने शपथ ली, और फिर दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जो बाइडेन की ने शपथ ली। 128 साल पुरानी ये बाइबल जिस पर उन्होंने हाथ रखा हुआ है, जिसे उनकी पत्नी प्रोफेसर डॉक्टर जिल बाइडेन ने पकड़ा हुआ है, माफ कीजिएगा, वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि ये भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है, जिसमें बाइबल चर्च और ये इनॉग्रेशन सेरेमनी, इस पर मैं बात करूंगी हमारे गेस्ट से। लेकिन इस वक्त मैं रुक करूंगी मेरी सहयोगी शिरीन का, जो कि हमें बताएंगी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जा चुका है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आ चुका है, उसमें भारतवंशियों को एक बड़े रोल की बात है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि आज का दिन तो देखिए ऐतिहासिक है ही अदिति, लेकिन ये भारत के लिहाज से क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर भी गौर करना जरूरी है। बाइडेन की इंडियन टीम का हम जिक्र करेंगे, हम बताएंगे कि कैसे बाइडेन प्रशासन में, कैसे उनकी टीम में भारतवंशियों का प्रभाव जो है वो बढ़ा है। एक एक करके मैं आपको वो नाम दिखाऊंगी अपने दर्शकों को। पहला नाम नीरा टंडन, जो कि